गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 9th क्लास में लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर बॉडी अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी सीधी लाइन में, जब तक कि उससे भारी फोर्स भारी बल उस पर ना लगाया जाए उसको चलाने के लिए, या अगर कोई वस्तु हमारी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई भारी बल उसको ना लगाया जाए उसको रोकने के लिए। ठीक है ना? यानी अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स मोशन अंटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ तक हमारा चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, और मैंने आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी बताए थे कि जैसे आप बस में बैठे हैं, कब आपको आगे को और आप झुक रहे हैं, कब आपको पीछे की ओर लगता है, यानी बस अगर चल रही है तो आपकी बॉडी कैसे मोशन करेगी, या अगर बस एकदम से अचानक रुक रही है तो आपकी बॉडी कैसे मोशन करती, मोशन नहीं करती लेकिन आपको झटका लगता है आगे और पीछे। तो वो सब चीज़ मैंने आपको उसमें बताई थी। तो यहाँ पे हम अब इसके आगे चलेंगे। अब ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि इफ़ अ बॉडी विल एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, लेकिन अब बॉडी विल रिमेन एट मोशन, अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन इट मोशन। अब यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आती है, वो क्या बात ये आती है कि अगर बॉडी अगर मोशन में है तो क्या वो हमेशा के लिए फिर चलती रहेगी? भाई अगर आप देखिए, अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बाइसिकल चला रहे हैं आप एक साइकिल चला रहे हैं और आप साइकिल पैडल मार रहे हैं तो वो मोशन कर रही है साइकिल, ठीक है। लेकिन अब आपने पैडल मारना छोड़ दिया। अब अगर पैडल मारना आपने छोड़ दिया, अब कोई बल तो उस पर लग नहीं रहा, लेकिन साइकिल तो फिर भी रुक जाएगी, रुकेगी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपने उस पर पैडल मारना छोड़ दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब बॉडी विल एट मोशन कंटिन्यू इन इट्स मोशन। तो ये चीज़ थोड़ी सी विरोधाभासी हो जाती है कि अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइसिकल है, अब पैडल मारना छोड़ दिया तो वो तो रुकेगी, कोई उस पर बल भी नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज़ है उसमें। अब आप देखिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो पैडल मार रहे हैं तो आप भी उसमें बल लगा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने पैडल मारना छोड़ा तो जो साइकिल रुकती है वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन के कारण रुकती है। एयर रेजिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध। और जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा हो, जब आप भागते भी हैं तो हवा आपको ऐसे पीछे की ओर धकेलती है, पीछे, यानी उतना रेजिस्टेंस हवा का भी लगता है। तो साइकिल भी जो रुकती है, जो उसका मोशन रुकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस एंड द फ्रिक्शन। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो, सपोज करो अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो और अगर फ्रिक्शन भी ना हो, तो आप फॉर एवर आप रुक ही नहीं सकते, आपकी बाइसिकल चलती ही रहेगी, उस पर कोई बल लगाए या ना लगाए। तो हर फैक्टर कार्य करता है रेस्ट और मोशन में भी। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ था। तो इसमें मैंने आपको कारपेट का भी एग्जांपल बताया, मैंने आपको इसमें पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो उस पर से फल गिरते हैं वो भी बताया। जड़त्व के कारण, जड़त्व क्या होता है मैंने आपको ये भी समझाया। देखिए, कहीं भी आप कोई भी चीज़ को यदि आप भूल जाएं तो आप प्लीज़ रिवाइंड करिए और अपना पुराना वीडियो को आप उसको ज़रूर देखिए, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है कि आपको वीडियो 2 दिन बाद 3 दिन बाद मिले, क्योंकि काफ़ी और दूसरी वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं 10th क्लास वगैरह की भी। तो आप उसमें अगर आप कोई चीज़ भूल जा रहे हैं तो आप उसमें दोबारा उसको रिवाइड, जब भी आप फ्रेश कोई वीडियो देखें तो पहले आप पुराने वाले को भी उसमें देख लिया करें कि हमने उसमें क्या चीज़ पढ़ी थी। आज हम इसमें आगे चल रहे हैं, इसके आगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के आगे हमें करना है न्यूटन सेकंड लॉ। बट उससे पहले आपको एक टर्म समझनी है जिससे हम कहते हैं मोमेंटम, यानी कि संवेग। मोमेंटम, मोमेंटम हिंदी में कहते हैं संवेग। अब ये संवेग क्या है, अब इसमें आप समझिए, मैं आपको इसको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक जो है क्रिकेट की बॉल है और एक आपके पास टेनिस की बॉल है। अब आपको मालूम है क्रिकेट की बॉल तो हैवी होती है और टेनिस की बॉल जो है काफ़ी हल्की होती है। अब आपने उसके ऊपर सेम वेलोसिटी, यानी जितनी पावर से आपने जो है उसको क्रिकेट बॉल को फेंका, उतनी ही वेलोसिटी से आपने, उतनी ही पावर से आपने जो है उसको, जो टेनिस की बॉल है उसको भी फेंका। ऑब्वियसली जो उसको रोकेगा, तो जो उसको रोकने के लिए अगर खड़ा होगा वहाँ पे, तो आपने जो
वो बल लगाएगा तो उसको जो भारी वाली बॉल है उसको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं है? सिंपल सी बात है ये तो, कि भाई एक क्रिकेट की बॉल है क्योंकि वो भारी होती है और एक टेनिस की बॉल है वो हल्की होती है। तो हम ये इसमें फिजिक्स की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो मास है वो क्रिकेट की बॉल का ज़्यादा है, बट टेनिस की बॉल का इतना ज़्यादा नहीं है। तो जब उसको रोका जाएगा तो जो उसमें फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए, तो जो क्रिकेट की बॉल है यानी जिसका मास ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा है, उसको रोकने में ज़्यादा बल लगेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो मास के ऊपर डिपेंड है। जो हमारा बल लग रहा है वो मास के ऊपर डिपेंड है, यानी मास एक फैक्टर है जो उसको फोर्स लगने के कारण, यानी मास ज़्यादा है तो बल उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है क्या नहीं है? यानी अगर मास ज़्यादा है तो बल भी ज़्यादा लग रहा है। अब मान लीजिए कि ये तो आपने देख लिया कि फोर्स जो है मास के साथ संबंध रख रहा है। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए आपके पास सेम वेट की दो आपके पास जो है बॉल हैं, आपके पास दोनों ही मान लीजिए क्रिकेट की बॉल है, और आपने एक को फेंका है बड़ी पावर से और दूसरे को आपने उतनी पावर से नहीं फेंका, यानी एक के लिए तो आपने वेलोसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जो वेग है या उसकी स्पीड है उसको फेंकने के लिए आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया, बट जो दूसरी सेम वेट की बॉल है उसको आपने फेंकने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी का, ज़्यादा वेग का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस केस में भी अगर कोई रोकेगा तो बल कौन से को रोकने में ज़्यादा लगेगा? पक्की बात है कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रोकने में ज़्यादा बल लगेगा। तो जो हमारा बल लगा, पहली बात कि वो मास के ऊपर डिपेंड, दूसरा क्योंकि जिसके ऊपर वेग ज़्यादा से फेंक रहे हैं आप वो वेलोसिटी के ऊपर, तो ये जो बल है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गया, एक मास और एक वेलोसिटी। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, यदि आप किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए पावर लगाते हैं या कोई उसको कितनी पावर से आप फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले जो उसको बल लगेगा रोकने के लिए वो बॉडी की, वो वस्तु की मास के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान के ऊपर। जो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बल लगेगा रोकने के लिए, जो द्रव्यमान कम होगा तो कम बल लगेगा रोकने के लिए। इसी तरह जिसको ज़्यादा वेग से फेंका गया है उस पर ज़्यादा बल लगेगा रोकने के लिए, और जिसको कम वेग से फेंका गया है उस पर कम बल लगेगा रोकने के लिए। तो ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? P। अब मैंने बोला कि ये डिपेंड अपॉन मास और वेग यानी कि वेलोसिटी, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो बन गया m गुणा v, जहाँ पे m हमारा मास है जिससे आप द्रव्यमान कहते हैं, और v हमारी वेलोसिटी है जो हमारा वेग कहलाता है। ये तो हो गया हमारा द्रव्यमान, ठीक है, और ये हो गई हमारा वेग। तो सिंपल मोमेंटम, हम मोमेंटम की बात, अगर वेलोसिटी जीरो होगी, यानी देखो अगर बॉडी हमारी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी यानी अगर वेग ज़ीरो होगा तो उसका मोमेंटम भी ज़ीरो ही होगा, तो उसका संवेग भी ज़ीरो ही होगा। ठीक, अभी मैं आपको इसमें आगे इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, अभी तो आप ये समझिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको उदाहरण देकर, कि एक तो ये हमारा उस वस्तु के जो भी हमने फेंका है द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, और कितनी वेग से हमने उसको फेंका है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो P का फॉर्मूला हो गया m गुणा v, जहाँ पे P मेरा है मोमेंटम, P क्या है? मोमेंटम यानी कि संवेग। आप बेशक इसे हिंदी में भी अगर पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं वो अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के हैं
वो उन्हीं के ही द्वारा आपके बनाए जाते हैं। तो पी हमारा मोमेंटम कहलाता है, एम हमारा मास कहलाता है और वी हमारी वेलोसिटी कहलाती है। ध्यान से देख लें, इसे उतार लें और एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें। नहीं हो तो आप इसको बैक करके भी वीडियो को आप इसको समझ सकते हैं कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई है। तो ये मोमेंटम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पी का फॉर्मूला हमारा एम गुणा वी होता है। और ये भी मैंने बताया कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट पर है, अगर बॉडी आपकी रेस्ट पर है तो जो आपकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। और जो मोमेंटम है यानी ये जो पी है ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि यानी इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, और वेक्टर क्या होती है? जिसमें दिशा के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। जिसमें दिशा के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है एम गुणा वी। यही इसकी परिभाषा है मोमेंटम की कि मास गुणा वेग। देखिएगा अभी जरा दोबारा, मैं इसका मात्रक अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ये मोमेंटम है, ये m मल्टीप्लाई v होता है। अब देखिए मात्रक, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मात्रक याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी यूनिट है यानी मात्रक है वो उसी से ही निकल जाता है फॉर्मूले से। अब किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जो होता है मास, वो जो है किलोग्राम में निकाला जाता है। और इससे पहले हम वेग पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी, जिसका कि मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड जो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, हमने पिछले लेसन में इसको पढ़ा है। तो अब m गुणा v यानी kg मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का मात्रक हो गया। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे तरीके से, मीटर पर सेकंड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड नीचे है तो अगर उससे हम ऊपर लाएंगे तो आप सेकंड के ऊपर आपका जो है ये माइनस आ जाएगा। कोई भी चीज़ नीचे होती है ये बटा है m बटा s, m बटा s, तो मैं s को ऊपर ले आया तो वो माइनस में चला जाएगा। आप इसके बाद ये ध्यान रखिए कि जितनी भी बॉडी मोशन कर रही हैं, जितनी भी बॉडी गति करती है उसमें हमेशा मोमेंटम होता है, उसमें हमेशा मोमेंटम होता है। अब मैं आपको इसके कुछ तो ये तो इसके एसआई यूनिट आपने याद करना, पेपर में आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो आप उसको इस तरह आप निकाल के आप इसको दिखा सकते हैं कि इसकी यूनिट कैसे निकाली जाती है और इसकी यूनिट क्या होती है। याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसको जो है वैसे कर लें। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा कि जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों से पूरा टाइल्स का वो उसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो? एक तो उनका फोर्स है ही है, उनमें ताकत है ही। दूसरा, वो जो अपना हाथ लाते हैं तो बहुत हैवी पावर से, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, यानी बहुत ज़्यादा मोमेंटम से लाते हैं। अब जब वो लाते हैं बहुत तेज़ी से, तो जैसे ही टाइल्स के ऊपर उनका हाथ आता है तो जो मोमेंटम है, जितनी स्पीड से वो आ रहा है, वो एकदम से ज़ीरो हो जाता है। यानी जो सारी की सारी पावर है, ज़ीरो होने से वो जो बल है उसका उन टाइल्स पे पड़ता है और टाइल्स पूरी पूरी टूटती चली जाती है। मोमेंटम उस वक्त पे जब रुकेगा वो ज़ीरो हो जाता है। तो वो जो पावर है, जो फोर्स है, उन टाइल्स पे जोर से पड़ता है, वो टाइल्स बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। तो कराटे प्लेयर जितना हाई मोमेंटम से उसको तोड़ेगा उतनी जल्दी वो आराम से टूट जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आके वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अभी हम जब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें और एग्जांपल मोमेंटम से संबंधित भी आएंगे, तो इसको आप नोट कर लें। फिर मैं अभी आगे चलता हूँ, आपको इसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपको क्या चीज़ समझाई। ठीक है, तो मोमेंटम आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपको जो है संवेग निकालना है कि अगर किसी आदमी का मास 75 kg है, मास अगर 75 kg है, आपको मोमेंटम निकालना है। अगर वो आदमी
उसकी वेलोसिटी यानी जो उसकी स्पीड है वो चल रही है अगर 2 मीटर पर सेकंड से, तो आपको उसका मोमेंटम निकालना है। अब देख लीजिए, अब आपको मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम आते ही आपको उसका फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा कि P इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई वी। सो तो P इक्वल्स टू एम, वी हैव 75 एंड V इज 2, देन मोमेंटम इज इक्वल टू 75 इंटू 2 150। अब 150 ही नहीं लिखे, इसके आगे जो इसकी यूनिट है, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो इसको आप पूरा लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था कि एक आदमी है जिसका मास 75 kg है और उसका जो जिस वेग से वो चल रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम निकालिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल्स टू mv, और ये हमने सॉल्व करके निकाला तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं, आपकी किताब में भी होंगे, उसको आप जो है देख सकते हैं। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, इसको हम समझते हैं। अब उतार लें इसको। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, कोई दो बॉडीज हैं, एक तो जो है हैवी है और एक जो है हल्की है, और उस पर आप अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक बॉडी भारी है और एक बॉडी हल्की है, और आप उस पर जो है सेम बल उस पर आप लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो हल्की बॉडी है उसको जो है हल्की बॉडी को हम आराम से ये मैंने अभी पहले ही बताया कि हल्की बॉडी को रोकने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक अगर बॉडी हैवी है और एक बॉडी यदि आपकी हल्की है, तो जो अगर सेम फोर्स लग रहा है सेम टाइम के लिए, तो जो लाइट बॉडी है वो हायर वेलोसिटी अपनी अटेन कर लेगी। न्यूटन सेकंड लॉ। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको कि एक बॉडी हल्की है और एक बॉडी भारी है, ठीक है, और आप उस पर एक जैसा बल लगा रहे हैं। अगर आप एक जैसा बल लगा रहे हैं दोनों पे, भाई ये एक चीज़ ये मेरे हाथ में है, मान लो एक चीज़ भारी है और एक चीज़ हल्की है ये, ठीक है, और मैं जब इस पे एक जैसा बल लगा रहा हूँ तो जो लाइट बॉडी है वो ज़्यादा वेलोसिटी को जो है अटेन कर, यानी उस पर ज़्यादा वेग आ जाएगा। तो ये जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ है, ये लिंक है आपका बल और मोमेंटम के बीच में। किसके बीच में, बल यानी कि फोर्स और मोमेंटम के बीच में। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे ये कहा कि एक हल्की बॉडी है और एक भारी बॉडी है, सेम बल लगा रहे हैं, लेकिन जो लाइट बॉडी है वो ज़्यादा वेलोसिटी कर लेगी, लेकिन मोमेंटम दोनों पे एक ही है। जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो दोनों पे एक ही है, वो चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने बल तो एक जैसा लगाया है, बल एक जैसा लगाया, तो मोमेंटम तो एक ही जैसा उसका होना चाहिए। लेकिन लाइट बॉडी जो है, जो लाइट वेट वाली बॉडी है, वो ज़्यादा वेलोसिटी को गेन कर लेगी। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो डिपेंड कर इन दोनों का लिंक बताता है कि फोर्स और मोमेंटम में क्या लिंक होता है। फोर्स और मोमेंटम में क्या लिंक होता है। अब फोर्स और मोमेंटम में क्या लिंक होता है, यही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बॉडी है, एक बॉडी का मास जो है u है, सॉरी मास m है, देखा ध्यान से। एक बॉडी है जिसका प्रारंभिक जो वेग है वो u है और उसका जो मास है वो m है। प्रारंभिक वेग मैं लिख देता हूं, u प्रारंभिक वेग, और m क्या है, द्रव्यमान। इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और द्रव्यमान हमारा मास हो गया। यानी एक बॉडी है जिसका u प्रारंभिक वेग है और m मास है, और एक और बॉडी है जिसका v
अंतिम वेग है, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और m उसका द्रव्यमान ही है, m जो है उसका बॉडी का द्रव्यमान यानी कि वेट, उसका मास। तो मैंने दो चीज बताई आपको कि आपके पास जो है दो बॉडीज हैं जिसका मास m है, ये आपका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है। और तो मैं ये बता रहा हूँ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगर कोई वस्तु है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, और कोई बॉडी है जिसका मास m है और उसका अंतिम वेग v है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर जो वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम कैसे लिखते हैं, हम उसे लिखते हैं v माइनस यू। हम उसमें ये लिखते नहीं लिखते हैं, है कि नहीं, ये चीज़ है, होती नहीं होती। हमने ये आपको त्वरण में भी समझाई है कि v माइनस यू उसे लिखा जाता है। तो मैंने बोला कि बल के अनुक्रमानुपाती तो ये हो गया m v माइनस m u अपॉन t, यानी F जो है अनुक्रमानुपाती है एम वी माइनस एम यू के। ये एम वी माइनस एम यू क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन की दर है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो हमेशा बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और अनुक्रमानुपाती का सिंबल होता है ये। तो इसके आगे हमने पहले तो हमने लिखा इसे ऐसे, फिर हमने जब इसका फॉर्मूला बनाया तो हमने इसको अनुक्रमानुपाती का मतलब ये, यानी जितना बल ज़्यादा है उतना ही उस पर मोमेंटम है, उसका मतलब वो अनुक्रमानुपाती है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया एम एफ इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू बटा टी। तो ये आप समझ के, पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर आपको और बताता हूँ इसमें कि हमारा कैसे फॉर्मूला निकलेगा। देखिए मैंने बोला कि जो बल है ये एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये मैंने आपको अभी समझा का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो आपका इस बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो सिंबल है ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है। किसका सिंबल है, अनुक्रमानुपाती का। और मैंने आपको पहले जो डिराइव करके दिखाई है पहले भी वीडियो में, जब मैं ये लेसन मैंने आपको पहले भी कराया, तो मैंने हमेशा इस अनुक्रमानुपाती के साइन को चेंज किया है कोई कांस्टेंट लगा के। तो अभी मैं इसको इक्वल टू मैंने लिखा था, लेकिन कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैंने इसको दोबारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का साइन ही लगा दिया है, क्योंकि बिना कांस्टेंट लगाए हम इस निशान को हटा नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से n को मैं बाहर निकाल लूँ तो v माइनस यू अपॉन टी आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमने मोशन के लेसन में पढ़ा था कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a होता है, एक्सीलरेशन त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अब इसकी जगह आ गया a। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो नई चीज़ आपको नहीं आएगी। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने कल नहीं पढ़ा तो आज हम समझ लेंगे, हो जाएगा, लेकिन नहीं, साइंस इज़ नॉट अ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप पुरानी चीज़ों को नहीं समझते साइंस में तो आप नई चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सेम फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आल्सो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा पहले तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए और f इक्वल्स टू के एम ए। अब ये k हमारा कांस्टेंट है, k को मैंने कांस्टेंट मान लिया, k को मैंने कांस्टेंट। अब f इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a,
तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बल का, F इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई A। क्या हो गया? M मल्टीप्लाई A। फोर्स का जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। यहाँ से मेरा A का फॉर्मूला भी बन जाएगा, A इक्वल्स टू F अपॉन M। F अपॉन M। अब अगर मुझे त्वरण का मात्रक निकालना हो तो ध्यान दीजिए, त्वरण का मात्रक भी A इक्वल्स टू F का क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और मास, ये जो हमारा मास है ये हमारा केजी में होता है। ठीक है कि नहीं है? मास हमारा केजी में होता है। तो आपकी इसकी यूनिट क्या आ गई? आप अपने आप देख सकते हैं कि 1 kg और ऊपर न्यूटन, तो ये त्वरण का मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर, इससे पहले आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका आपने किया है। तो अब ये इसकी डेफिनेशन अब आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि F इजिकल टू ma, यानी जो बल है इट इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका डेली का जो एक नॉर्मल एग्जांपल है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में। क्रिकेट मैच में जब कोई बैट्समैन किसी बॉल को बहुत तेज़ी से मारता है तो जो अगर उसने मारा और कैच करना है तो कैच करने के लिए प्लेयर, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि उसने बस बहुत तेज़ी से बॉल आ रही है और उसने ऐसे हाथ किया और कैच कर लिया। तो वो कैच करता है तो हाथों को एकदम से पीछे लाना पड़ता है। क्या कारण है इसका? बिकॉज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि जब उसने बैट से मारा तो उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम बहुत तेज है। और मैंने आपको बताया कि मोमेंटम जहाँ पे आके रुकता है वो बड़े बल से उसका मोमेंटम एकदम ज़ीरो हो जाता है, और ज़ीरो होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बल लगता है और उसका हाथ में चोट लग सकती है। तो अगर वो वहीं पे ही रोक लेता तो उसका हाथ हर्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता है उसको पीछे करने में, यानी उसका मोमेंटम उसको थोड़ा सा ज़ीरो आने में थोड़ा सा टाइम लगे, इसलिए उसके हाथों में फिर हल्की चोट लगती है, फिर ज़्यादा चोट नहीं लगती। तो ये हमारा सारा न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर था। फिर हमारा न्यूटन से थर्ड लॉ भी आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको इस फॉर्मूले पे, इसको आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स इसके फॉर्मूले पे आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आप ये भी समझ जाएंगे कि हम लोगों ने इसमें क्या चीज़ की है। ठीक है, इसे क्या मिटा दूँ मैं? अब आप क्वेश्चन नोट करें जरा। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है कि कितना फोर्स लगेगा आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, जिसका एक बॉल का मास जो आपको दिया हुआ है 6 kg। 6 kg। तो वो कह रहे हैं कि कितना बल लगेगा इस फोर्स, कितना बल लगेगा इस मास को, जितना मास 6 kg दिया हुआ है और उसका त्वरण इतना है, इसको रिड्यूस करने के लिए, इस वेलोसिटी को कम करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। कितना बल, जैसे मैंने अब आपको बताया कि वो खींच रहा है तो बल को कितना कम उसको बल करना पड़ेगा, वही चीज़ इसमें है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग, जो उसका त्वरण है, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उस बॉडी का मास है 6 kg, तो कितना बल लगेगा इतने त्वरण को रिड्यूस करने के लिए, कितना कम करने के लिए। अब बल की बात है तो बल का फॉर्मूला आपको पता ही है, M मल्टीप्लाई A होता है। M मल्टीप्लाई A होता है। तो अब आपके सामने है, आपके पास जो है आपके पास M भी है। M कितना है आपके पास? 6, और A कितना है? 4, 24 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दे आर सेइंग इफ अ बॉडी हैव मास 6 kg
and acceleration is 4 meter per second square, then how much force is needed to reduce the acceleration? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको आप बता लें। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि अगर फोर्स 12 न्यूटन है, अगर फोर्स 12 न्यूटन है और मास किसी बॉडी का 3 kg है, मास 3 kg है, तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, कितना त्वरण उसमें लगेगा। देखो यही 3 चीज़ें हैं, ये भी AFM, यहाँ भी AFM, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ अ बॉडी हैज अ मास ऑफ 3 kg एंड फोर्स इज 12 न्यूटन, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। If a body has mass 3 kg and force is 12 Newton, then what is the acceleration? तो you know the formula, आपको मालूम है कि F equals to ma होता है। यहाँ से हमें a निकालना है, तो a का फॉर्मूला हो गया F अपॉन m, और a equals to F आपका 12 है और m आपका 3 है, तो कितना आ गया, a equals to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको F निकालना हो सकता है, M निकालना हो सकता है, A निकालना हो सकता है आपको, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारा आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप किसी मैं न्यूटन थर्ड लॉ, 3 ही इसके लॉ हैं। पहला मैं आपको रेस्ट और मोशन का बता चुका हूँ, दूसरा मैंने अभी आपको F इक्वल्स टू ma समझाया। थर्ड में क्या है, लेट अस स्टार्ट आल्सो दिस विद एन एग्जांपल। वो एग्जांपल क्या कि अगर मान लीजिए कि आप एक बॉक्स को, आपने पैर में स्केट्स पहने हुए हैं और आप एक बॉक्स को पुल कर रहे हैं, आप ठीक है, उसको पुल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उतना ही बल आपको पीछे घसीट रहा है, यानी आप जितना आगे लगा रहे हैं वो आपको पीछे उतना ही अपोज कर रहा है। रिएक्शन जो आप एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन उल्टा हो रहा है, आपके पैर पीछे को जा रहे हैं, होता नहीं होता ऐसा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, third law, what he is saying, to every action there is equal and opposite reaction। ये इसकी डेफिनेशन है टू एवरी। मैंने भी आपको समझाया है एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसे वो स्केट से भी आपने पहन रखे हैं और आप पुल कर रहे हैं, तो कैसे आपकी बॉडी भी आपके पीछे को जाएगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। इसी तरह कोई किसान है, किसान किसी बैल को अपनी ओर खींच रहा है, तो बैल आगे को नहीं आना चाह रहा, वो पीछे को जाना चाह रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वो भी उसके साथ मतलब उल्टा हो रहा है। तो ये हमारा जो है सारा का सारा न्यूटन्स थर्ड लॉ में हमारा जो है आता है। और मैंने आपको ये, जब मैं आपको बल शुरू में पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया था और मैंने आपको उसमें 4 बल बताए थे, 4 बल है ना। एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल इसको अपोज कर रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल इसको अपोज कर रहा है, ठीक है ना। ये जो ग्रेविटी का है, डिस्टेंस का ऊपर हो गया, ये आपका पुल का है, और ये आपका दूसरा जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूँ। तो हम इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ने यही बताया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी क्रिया की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाकी अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस अब मैं आपको डिस्कस करूंगा, वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं क्वेश्चंस बोलूंगा और उसके कुछ आंसर भी आपको मैं समझाऊंगा। तो इसके लॉ वगैरह, बल और मोशन के जो लॉ हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इन्हीं के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना।
इनको ऊपर प्रैक्टिस करके इनको जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हम लोग उसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हमें डिटेल में फिर चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो आपके पास बुक है, आप डिटेल में इसको एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो कोई भी फार्मूला डेरिवेशन का है, डिराइव करने का है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं और अभी इस वीडियो में भी देख के आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आप मेरे को थ्रू मैसेज वो आप मेरे को बता भी सकते हैं। तो आप इसका रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। चैप्टर हमारा फिनिश है, फिर हम आप अगले चैप्टर का दोबारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके। और सभी बच्चों से मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी बहुत कम बच्चों के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। जो मैंने आपको आयुष कवच के बारे में बोला है, आयुष कवच वो एक कवच के नाम से आप देख रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन इस फॉर योर बॉडी, फॉर योर इंटरनल बॉडी, एक्सटर्नल, आपकी दोनों तरफ से जो आपको इस जो बीमारी चल रही है पूरे भारत क्या पूरे विदेशों में, हर पूरे देशों में चल रही है, उससे बचाव का, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कवच है। तो उसको जिन बच्चों ने नहीं किया, करिए, उससे बहुत जल्दी करिए। अगर कोई आपके फ़ोन की प्रॉब्लम है, अगर आपके पेरेंट्स फ़ोन काम पे अपने साथ ले जाते हैं, तो जैसे ही वो फ़ोन लेकर आ जाएं तो तब आप उसमें उसको डाउनलोड कीजिए और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए। अभी बहुत कम बच्चों के उसमें स्क्रीनशॉट मिले हैं। तो आप सब बच्चों को मैं फिर कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और ध्यान से पढ़िए, पूरा रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।